प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 9वां पाठ तक्षशिला का वैभव। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का सामान्य परिचय। इस पाठ में लेखक ने पत्र शैली में तक्षशिला के सांस्कृतिक वैभव का वर्णन किया है। गांधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला थी। यही भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय था और यहीं पर भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय था। वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 27 किमी दूर है। यहाँ के विश्वविद्यालय में मगध, काशी और दूसरे देशों के विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यहाँ के विश्वविद्यालय में मगध, काशी और दूसरे देशों के विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इस विश्वविद्यालय में साहित्य, कला, विज्ञान आदि 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसी विश्वविद्यालय में पाणिनि जैसे व्याकरण, चाणक्य जैसे प्रखर राजनीतिज्ञ और जीवक जैसे कुशल शल्य चिकित्सक देश को दिए और जीवक जैसे कुशल शल्य चिकित्सक देश को दिए। तक्षशिला मूर्ति कला के क्षेत्र में भी उन्नति के शिखर पर था। तक्षशिला मूर्ति कला के क्षेत्र में भी उन्नति के शिखर पर था। यहाँ वास्तुकला का भी श्रेष्ठ नमूना देखा जा सकता है। अधिकांश मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। अधिकांश मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। उन दिनों तक्षशिला का वैभव अपने चरम पर था। राष्ट्रीय संग्रहालय में जो मूर्तियाँ, आभूषण और कला के नमूने रखे हैं वे सब तक्षशिला की खुदाई में ही मिले थे। यह पाठ पत्र शैली में रचित है। ये पाठ है, ये पत्र शैली में लिखा हुआ है। किस शैली में लिखा हुआ है? पत्र शैली में। इस पाठ में भारत के प्राचीन नगर तक्षशिला के तत्कालीन वैभव पर प्रकाश डाला गया है और लेखक इस पाठ के माध्यम से भारत के प्राचीन नगर तक्षशिला के तत्कालीन वैभव पर प्रकाश डाला गया है या भारत के प्राचीन नगर तक्षशिला के तत्कालीन वैभव को बताना चाहता है। इससे विद्यार्थियों को भारत के गौरव और महान संस्कृति का परिचय मिल सकेगा और इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को भारत के गौरव और महान संस्कृति का परिचय मिल सकेगा। ये पाठ पत्र शैली में लिखा हुआ है। इस पत्र को जनकपुरी नई दिल्ली से राहुल नाम का जो युवक है उसने जनकपुरी नई दिल्ली से राहुल ने इस पत्र को अपनी प्रिय बहन रश्मि को लिखा है। इस पत्र के माध्यम से
अपनी बहन रश्मि को तक्षशिला के वैभव के बारे में बताना चाहता है। जनकपुरी, नई दिल्ली। इस पाठ को पढ़ने से आपको पत्र लिखना भी अच्छे तरीके से आ जाएगा कि पत्र एक पारिवारिक पत्र या सामाजिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र। इस पत्र को 3 नामों से जाना जाता है। तो व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र और सामाजिक पत्र, ये पत्र किस तरीके से लिखे जाते हैं तो ये भी आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तुम्हें स्मरण होगा कि नवंबर मास में जब तुम प्रदर्शनी देखने आई थी तब हम राजपथ पर स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय देखने गए थे। राहुल अपनी बहन रश्मि से कहता है कि तुम्हें स्मरण होगा, यानी कि तुम्हें याद होगा कि नवंबर मास में जब तुम प्रदर्शनी देखने आई थी तब हम राजपथ पर स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय देखने गए थे। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि यह पाठ किस शैली में लिखा गया है तो आप इसका उत्तर देंगे यह पाठ पत्र शैली में लिखा हुआ है। दूसरा आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जाए, इस पाठ का वर्ण विषय क्या है? इस पाठ का वर्ण विषय क्या है, यानी कि इस पाठ के माध्यम से लेखक बताना क्या चाहता है? तो आप इसका उत्तर देंगे तक्षशिला के वैभव से परिचित कराना। इस पाठ का वर्ण विषय क्या है? तक्षशिला के वैभव से परिचित कराना। अब यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, यह पत्र किसने किसको कहाँ से लिखा? यह पत्र किसने किसको और कहाँ से लिखा? तो आप इसका उत्तर देंगे यह पत्र राहुल ने अपनी छोटी बहन रश्मि को जनकपुरी, नई दिल्ली से लिखा है। यह पत्र राहुल ने अपनी छोटी बहन रश्मि को जनकपुरी, नई दिल्ली से लिखा है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें स्मरण होगा कि नवंबर मास में जब तुम प्रदर्शनी देखने आई थी तब हम राजपथ पर स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय देखने गए थे। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए नई दिल्ली में राजपथ पर स्थित संग्रहालय का नाम क्या है? नई दिल्ली में राजपथ पर स्थित संग्रहालय का नाम क्या है? तो आप इसका उत्तर देंगे राष्ट्रीय संग्रहालय। क्या है? उस संग्रहालय का नाम क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय। आगे बढ़ते हैं। जब हम गांधार एवं मथुरा कला कक्ष में पहुँचे, आगे राहुल कहता है, राहुल नाम का जो युवक है वो कहता है अपनी बहन से, जब हम गांधार एवं मथुरा कला कक्ष में पहुँचे थे तब तुम वहाँ रखी मूर्तियों एवं आभूषणों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। उस समय तुमने अपने विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की थी। उस समय मुझे भी पूरी जानकारी नहीं थी। अब मैंने प्राचीन कालीन कला से संबंधित अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं। उन्हीं से प्राप्त जानकारी के आधार पर तुम्हें इस विषय पर पूरी जानकारी दे रहा हूँ। कला के जो नमूने
तुमने संग्रहालय में देखे थे वे तक्षशिला से संबंधित थे। वे कलात्मक। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए संग्रहालय कैसा स्थान होता है, संग्रहालय कैसा स्थान होता है, संग्रहालय कैसा स्थान होता है, यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि संग्रहालय क्या होता है, संग्रहालय कहते किसे हैं, संग्रहालय कैसा स्थान होता है, तो आप इसका उत्तर देंगे यहाँ कला के विभिन्न प्राचीन नमूनों का संग्रह किया जाता है। संग्रहालय में कला के विभिन्न प्राचीन नमूनों का संग्रह किया जाता है। संग्रहालय में कला के विभिन्न प्राचीन से प्राचीन नमूनों का संग्रह किया जाता है और वहाँ पर इन्हें देखने के लिए कुछ टिकट या पैसे लिए जाते हैं, जिससे राज्य सरकार या केंद्र सरकार को आमदनी होती है। तो ये तो होता है संग्रहालय, जिनमें हमें विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं देखने को मिलती हैं, उसे संग्रहालय कहते हैं। जैसे मूर्तियाँ, आभूषण और प्राचीन राजा महाराजाओं से संबंधित अनेक वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे आपने चित्तौड़गढ़ में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे प्राचीन संग्रहालय हैं, जयपुर है, चित्तौड़ है, वहाँ पर जो कलात्मक जो मूर्तियाँ हैं, आभूषण हैं राजा महाराजाओं के, तो ऐसे स्थान को संग्रहालय कहते हैं। तो प्राचीन कालीन कला से संबंधित अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, उन्हीं से प्राप्त जानकारी के आधार पर तुम्हें इस विषय पर पूरी जानकारी दे रहा हूँ। कला के जो नमूने तुमने संग्रहालय में देखे थे वे तक्षशिला से संबंधित थे। वे कलात्मक सुंदर मूर्तियाँ और आभूषण तक्षशिला के थे। तक्षशिला गांधार प्रदेश की राजधानी थी और तक्षशिला है वो गांधार प्रदेश की राजधानी थी। यह स्थान वर्तमान पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 27 किमी दूर है। किसी समय सिंध और जेहलम नदियों के बीच का यह भूभाग एशिया और भारत के बीच प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और किसी ज़माने में ये एशिया और भारत के बीच प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यही भारत का सबसे प्राचीन तथा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और इसी तक्षशिला में ही भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय का विशाल आज भी खंडरों के रूप में विद्यमान है और ये विश्वविद्यालय है जो वर्तमान समय में खंडर हो गया है। इसके कुछ अवशेष ही हमें देखने को मिलते हैं। बहन, मैं तुम्हें इस विश्वविद्यालय के बारे में और भी बातें बता रहा हूँ। इस शिक्षा केंद्र में 16 वर्ष की आयु में प्रवेश प्राप्त किया जा सकता था और इस विश्वविद्यालय की ये खासियत या विशेषता थी कि इस विश्वविद्यालय में 16 वर्ष की आयु में ही प्रवेश या दाखिला लिया जा सकता था। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए तक्षशिला की वर्तमान में स्थिति कहाँ बताई गई है, तक्षशिला की वर्तमान में स्थिति कहाँ बताई गई है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि तक्षशिला की वर्तमान में स्थिति कहाँ बताई गई है, तो आप इसका उत्तर देंगे वर्तमान
में तक्षशिला पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 27 किमी दूर स्थित है। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 27 किमी दूर स्थित है। इस तरीके से आज हमने यहाँ तक इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इसे 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ें और मेरे द्वारा इस पाठ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आप याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, से कल पढ़ेंगे। थैंक यू।